अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की जो वीडियो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ डोमिसाइल के बारे में है। यानी हम डोमिसाइल की डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, किस तरह से ये डिटर्मिन किया जाता है कि आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं और आप जो वहाँ के परमानेंट। ये हमारे पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ये वेबसाइट है और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास रिक्रूटमेंट पॉलिसी है और रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ये सब का सब आगे नीचे ये कोटा ही दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन जो लिखी हुई है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। FPSC हैज बीन mandated to conduct tests and examinations for recruitment of persons to all Pakistan service, the civil services of the Federation and civil posts in connection with affairs of the Federation in basic scales 16 and above or equivalent। ठीक है, यानी बेसिक पे स्केल 16 एंड अबव का जो कोटा है वो अब जितनी भी जनरल रिक्रूटमेंट्स होती हैं FPSC के थ्रू, उन सब में ये उन्होंने एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई हुई है। उसमें हर एक प्रोविंस का उन्होंने अलहदा से कोटा रखा हुआ है और ये अप्रूव्ड कोटा है। ठीक है, अच्छा, इसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी में मैं आपको बता दूं, मेरिट पे 7.5% है। मेरिट का मतलब ये होता है कि जो टेस्ट और इंटरव्यू में जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, टेस्ट और इंटरव्यू को मिला के जिन कैंडिडेट्स के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर जिनका होता है, तो उनके कहाँ से वो बिलोंग करते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो उसमें आते ही आते हैं। ठीक है, उनको रख लिया जाता है। मतलब इसका 7.5% जो है ये वो वाला कोटा है जिसमें जो कि मेरिट पर आने वाले बच्चों को दिया जाता है और उनको रख लिया जाता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद पंजाब है, इंक्लूडिंग फेडरल एरिया ऑफ इस्लामाबाद, यानी पंजाब में फेडरल एरिया भी आता है इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद का अलहदा से कोटा नहीं होता, इस्लामाबाद को भी पंजाब में ही इंक्लूड किया जाता है और ये 50% है। सिंध 19% है। द शेयर ऑफ सिंध विल बी फर्दर सब एलोकेटेड इन द फॉलोइंग रेशो, यानी जो सिंध है उसका 19% है, लेकिन उसको फर्दर जो एलोकेट किया जाता है, सब एलोकेट किया जाता है वो इस तरह से कि सिंध अर्बन का अलहदा से कोटा है और सिंध रूरल का अलहदा से कोटा है। सिंध अर्बन एरियाज ऑफ कराची, हैदराबाद एंड सखर 40% ऑफ 19%। ठीक है, यानी 19% का 40% 7.6% इस तरह से सिंध अर्बन को चला जाता है और रूरल एरियाज ऑफ सिंध एक्सक्लूडिंग कराची, हैदराबाद एंड सखर 60% ऑफ 19%, यानी 19% अगर टोटल है तो उसका 60% जो है वो रूरल एरियाज को जाता है। तो इस तरह 11.4% जो है ये टोटल कोटा का सिंध रूरल को दिया जाता है। फिर खैबर पख्तूनख्वा का 11.5% है, बलोचिस्तान 6% है, गिलगित बल्तिस्तान एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, जो गिलगित बल्तिस्तान और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज हैं, इनका 4% है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 2% है और इस तरह टोटल हमारे पास 100% की आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो मेरिट है ये किस तरह से डिटरमिन किया जाता है, कितनी सीट्स हों और तो उस पर कितने लोगों को लाया जाता है, इस पर इंशाल्लाह मैं आगे नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी इस पर ही आएगी। मैं इस पर ये बनाने वाली हूँ कि मतलब कितने लोग हों और तो किस तरह से मेरिट डिटरमिन किया जाता है और अगर कोई पंजाब की फॉर एग्जांपल सीट खाली रह गई है तो उसको नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड किस तरह से करते हैं। मतलब अगर पंजाब की 50% सीट्स थी लेकिन उन पर जो आपके पास 50% सीट्स आप फिल नहीं कर सके हैं पंजाब के थ्रू, तो वो जो सीट्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स होंगी उनमें वो सीट्स फिल होंगी। ठीक है, तो उनको कैरी फॉरवर्ड किस तरह से किया जाता है ये सब की सब मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आगे ये देखिए, नोट भी पढ़ लेते हैं। इसमें नंबर 1 है 10% कोटा इज रिजर्व फॉर वीमेन एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रोविंसेस रीजन्स एक्सेप्ट मेरिट कोटा इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डिविजन्स। ये लेटर का नंबर लिखा हुआ है, डेटेड 22 मई 2007। ठीक है, अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ विमेन कोटा आर कैरिड फॉरवर्ड, ये विमेन कोटा के जो अनफिल्ड वैकेंसीज होंगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, वो आगे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जब होंगी तो तब भी उनका वो जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं वो उनको दी जाएंगी। मतलब उन यहाँ पर ये लिखने का मकसद ये है कि 10% कोटा जो है वो विमेन को दे दिया गया है और उसमें अगर अनफिल्ड वो रहेंगी, मतलब विमेन नहीं आती हैं,
तो वो आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। जो विमेन के लिए मुख्तस है कोटा वो उनके लिए ही रहेगा। सेकेंड इसका पार्ट है 5% कोटा इज रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम्स एंड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रोविंसेस रीजन्स एक्सेप्ट मेरिट कोटा इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डिविजन्स OM नंबर, ये लेटर का नंबर है, डेटेड 26 May 2009। अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम कोटा आर कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब जिस तरह वुमेन का कोटा उन्होंने मुख्तस किया और फिर उन्होंने ये कहा कि अनफिल्ड वैकेंसी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगी, मतलब आगे जाएंगी, ना कि उसी में उनको फिल किया जाएगा। तो इसी तरह जो नॉन मुस्लिम्स का यहाँ पर है कोटा वो भी उन्होंने रखा है और उसका भी उन्होंने 5% कोटा रखा है और उन्होंने कहा है कि ये अब अगर अनफिल्ड रहेंगी ये वैकेंसीज तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड, मतलब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स के लिए ये दोबारा से इनको अनाउंस किया जाएगा, ना कि इनको फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, थ्रू मुस्लिम्स। तो ये तो थी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी जो मैंने अभी आपको FPSC की पढ़ के सुनाई है। PSC में हमारा जो मेनली अप्लाई करते हैं लोग वो BPS 16 एंड अबव के लिए करते हैं। ठीक है, और ये जनरल रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है। इसमें मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें किस प्रोविंस का कितना कोटा होता है और वो किस तरह से फिल किया जाता है। अब मेन क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि डिटरमिन कैसे किया जाता है डोमिसाइल को, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये किस तरह से पता चलेगा। तो आइए, ये सीरियल नंबर 6 है एस्टा कोड का 2015 का जो एडिशन है उसमें से मैं ये पढ़ रही हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डोमिसाइल रेफरेंस एस्टेब्लिशमेंट डिविजन्स OM नंबर 2/2/67-D.V dated the 26th August 1968. It has been observed that the instructions contained therein for determining the domicile of candidates while making appointments to posts are not being complied with faithfully in some cases. यानी वो ये कह रहे हैं कि जो 26 अगस्त 1968 में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने OM जो मतलब ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था, तो उसके थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस उसमें दी गई थी ये उन्होंने देखा है कि वो उसको मतलब पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा। ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शंस क्लियरली प्रोवाइड दैट अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पाकिस्तान बाय ओरिजिन शुड बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल ऑफ हिज फादर। ठीक है, अब इन इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान से जो कैंडिडेट बिलोंग करता है वो अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर कैसे किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल ऑफ हिज फादर, यानी जहां से उसके फादर बिलोंग करता है, डोमिसाइल जहां से उसके फादर का डोमिसाइल बिलोंग करता है वो वहीं से ही कंसिडर किया जाएगा बिलोंग करता है। यानी हम फादर का डोमिसाइल देखेंगे, फादर का डोमिसाइल जहां का भी होगा बेटे का भी डोमिसाइल हम कंसिडर करेंगे कि ये वहीं का है। फॉर एग्जांपल फादर अगर पंजाब के रहने वाले हैं तो ऑब्वियसली बेटा भी पंजाब में ही रहता होगा, वो मतलब सिंध या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में जाके तो वो नहीं परवरिश पा सकता अपने फादर के बगैर, तो ऑब्वियसली हम उसका डोमिसाइल वहीं का ही कंसिडर करेंगे जहां का उसका फादर का डोमिसाइल होगा। Similarly, a migrant candidate should be considered only against the quota of the province region where his parents are domiciled and where they have resided for at least 3 years. ठीक है, अच्छा फिर इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जो माइग्रेंट कैंडिडेट्स होते हैं, माइग्रेंट मतलब आप पंजाब के रहने वाले हो लेकिन आप किसी वजह से सिंध मूव कर गए हो, अब हम माइग्रेट कर गए हैं। ठीक है, हम वहां पर नहीं रहने वाले, हम कहीं और माइग्रेट कर गए, तो वो वहां का डोमिसाइल हम बनवा सकते हैं अगर हम वहां पर 3 years से रह रहे हो। ठीक है, एटलीस्ट 3 साल हमने वहां पर गुजारे हो, हम वहां पर रहने वाले हो, तो वहां का डोमिसाइल हमारा बन जाएगा। लेकिन अगर हम वहां पर एटलीस्ट 3 years हमने गुजारे हो। ठीक है, इन केस द पेरेंट्स ऑफ अ माइग्रेंट कैंडिडेट have not migrated to Pakistan, he should be considered for appointment on the basis of his own domicile. अच्छा, अब माइग्रेंट कैंडिडेट का ये भी केस हो सकता है कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो माइग्रेट नहीं हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं आए हैं, तो उसका कौन सा डोमिसाइल कंसिडर किया जाएगा, तो उसका डोमिसाइल वो कंसिडर किया जाएगा जो उसका अपना डोमिसाइल होगा। मतलब
वो कहाँ पर रह रहा है ये देखा जाएगा कि उसने जो अरसा पाकिस्तान में गुजारा है, माइग्रेट होके जब वो पाकिस्तान में आया है तो उसने अपना इतना अरसा कौन सी जगह पर गुजारा है, ठीक है, वो देखा जाएगा। और फिर उसका जो अपना डोमिसाइल है वो कंसिडर किया जाएगा, ना कि फादर का डोमिसाइल कंसिडर किया जाएगा। All the ministries divisions are requested that while making ad hoc appointments against the posts required to be filled through FPSC, they should carefully examine the domicile of the candidate in the light of the above instructions. This may also kindly be brought to the notice of all the departments, organizations under their administrative control for strict compliance. अब ये कह रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको वो सारे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको काइंडली ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स करते वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि इन चीज़ों को कंसिडर किया जाए। ये इन्होंने हवाला दिया हुआ इस लेटर का। तो अब हम ये वाला लेटर देखते हैं, क्योंकि अभी तक 1968 का ये वाला जो रूल है अभी तक वही रूल्स चल रहे हैं, साथ में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के साथ या एक्सप्लेनेशन के साथ, जो क्लैरिफिकेशन के साथ थोड़ी बहुत, तो अभी तक यही वाले रूल्स चल रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि इन रूल्स में क्या लिखा हुआ है। Determination of domicile for the purpose of appointment against provincial regional quotas. यानी जो पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट है, जब हमारा पहली दफ़ा हम अपॉइंट होते हैं, ये उस वक़्त की बात है, ठीक है। यानी हमने डोमिसाइल को हमेशा कंसिडर उस वक़्त करना है जब हमारी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो रही होती है। तो अगेंस्ट प्रोविंशियल रीजनल कोटा के अगेंस्ट होती है वो, तो उस वक़्त डोमिसाइल को किस तरह डिटरमिन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द डिसीजंस कंटेन्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 25/113/54-SE1 dated the 4th January 1956 and Office Memorandum number 1/12/56-R dated the 14th February 1958. While a candidate belonging to Pakistan by origin can claim appointment only against the quota of the province region to which the father of such a candidate belongs, the candidate who have migrated to Pakistan have different options for claiming appointment against provincial regional quotas. The matter has therefore been reconsidered with a view to rationalizing the policy regarding determination of domicile of the candidates for government service, and the following revised orders are issued in partial modification for the existing instructions. ठीक है। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट पाकिस्तान से बिलोंग करता है उसके पास सिर्फ एक ही अब क्लेम होता है अपॉइंटमेंट का कि वो उस प्रोविंस या रीजन के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है जहाँ पर उसके फादर का डोमिसाइल है, ठीक है। जहाँ से उनके फादर मतलब बिलोंग करते हैं तो वो वहीं से उनका डोमिसाइल कंसिडर किया जाता है और वहीं पर उनको कंसिडर किया जाता है कि ये भी यहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक। मतलब जो रेजिडेंट्स है पाकिस्तान के, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो अपनी सिर्फ एक ही जगह क्लेम कर सकते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक। लेकिन जो कैंडिडेट्स माइग्रेट होते हैं पाकिस्तान में, दूसरी जगहों से माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आते हैं, उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो जाते हैं। मतलब वो डिफरेंट ऑप्शंस उनके पास हो जाते हैं कि वो अपना जो क्लेम है 2 या 3 जगहों से वो कर सकते हैं। मतलब वो अपना क्लेम वहाँ से भी कर सकते हैं कि जहाँ से उनके फादर बिलोंग करते थे, वो अपना क्लेम वहाँ से भी कर सकते हैं जहाँ से वो अब रह रहे हैं जहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं और जो रेजिडेंट्स हैं उनके पास कम चॉइसेस हैं। तो वो ये मैटर क्लियर करने के लिए ये वाला जो लेटर है इसमें उन्होंने ये मैटर क्लियर किया है। नंबर 1 उन्होंने लिखा है, देयर शुड बी नो चेंज इन द पॉलिसी रिगार्डिंग द पर्सन्स बिलोंगिंग टू पाकिस्तान बाय ओरिजिन, दैट इज दे शुड कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ओनली अगेंस्ट द कोटा ऑफ द प्रोविंस रीजन टू विच द फादर ऑफ सच अ कैंडिडेट बिलोंग्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उस पॉलिसी में तो कोई चेंज नहीं होगी। जो पर्सन पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं बाय ओरिजिन, जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए हैं, ओरिजिनली पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं,
माइग्रेट नहीं हुए हैं तो उनके लिए तो पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगी, वो वहीं से ही कंसिडर किए जाएंगे जहाँ से वो मतलब जहाँ से उनके फादर बिलोंग करते हैं, तो वहीं से उनका डोमिसाइल वहीं का बनेगा और वहीं से वो कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, फिर नंबर 2 पर आ जाइए। A migrant candidate, whether residing in Pakistan or abroad, should be considered for appointment only against the quota of the province region where his parents are domiciled and where they have resided for at least 3 years. ठीक है, माइग्रेंट कैंडिडेट का भी वो यही कह रहे हैं कि उनका कोटा वहां का कंसिडर करना चाहिए, उस प्रोविंस के रीजन का कंसिडर करना चाहिए कि जहां पर उनके पेरेंट्स जो है उनका डोमिसाइल है और जहां पर वो 3 साल के लिए रहते रहे हैं। However, the condition of 3 years residence should be deemed to be fulfilled if the parents are officially domiciled in a particular province region but have been living in some other areas for a number of years due to exigencies of service. For this purpose, the candidate will be required to produce a domicile certificate from a competent authority that his parents are domiciled in the province region concerned. हाँ जी, यानी वो पेरेंट्स जो कि एक पर्टिकुलर जो प्रोविंस या रीजन से तो बिलोंग करते थे, लेकिन अब सर्विस की एक्सीजेंसीज की वजह से, यानी उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है सर्विस की, तो वो वहाँ से मूव कर गए। मतलब सर्विस की वो कहीं जॉब करते थे तो वहाँ उस जगह से वो मूव कर गए हैं, अब दूसरी जगह पर वो चले गए हैं। मतलब जॉब की वजह से उनको वो अपनी जगह छोड़नी पड़ी जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करते थे और वो किसी दूसरी जगह पे चले गए हैं। फॉर दिस पर्पस द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब इस पर्पस के लिए, मतलब जहाँ पर वो पहले थे वो एक जगह है और जहाँ पर वो दूसरी जगह चले गए हैं वो दूसरी जगह है, सर्विस की वजह से, मतलब जहाँ जॉब की वजह से वो चले गए वो दूसरी जगह है। तो जो इस पर्पस के लिए जो कैंडिडेट है उसको रिक्वायर्ड है कि वो सर्टिफिकेट लाए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो फलां जगह या फलां रीजन से वो बिलोंग करते थे, ओरिजिनली फलां जगह या फलां रीजन से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, अदरवाइज आप जहाँ पर 3 years प्लस रह रहे हैं तो वहीं का ही आपका डोमिसाइल बनेगा। बट इफ ही वांट्स टू बी कंसिडर्ड इन दैट एरिया, जो कि जहाँ से वो फ्रॉम वेयर दे बिलोंग ओरिजिनली, तो फिर उसको प्रोविंस है, रीजन है, वहाँ का ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सेकंड है, इन केस द पेरेंट्स ऑफ अ माइग्रेंट कैंडिडेट have not been considered for appointment against the quota of the province region where he himself is domiciled and has resided or has been educated for a continuous period of 3 years immediately before applying for appointment and consideration against the quota of a province region. अच्छा, इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि in case the parents of a migrant candidate have not been considered for appointment. अच्छा, अब migrant candidate के जो parents हैं वो इन केस वो उनको अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाता अगेंस्ट द कोटा ऑफ द प्रोविंस और रीजन वेयर ही हिमसेल्फ इज डोमिसाइल्ड, जहाँ का वो खुद डोमिसाइल्ड है वहाँ के लिए पेरेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एंड हैज रिजाइड और हैज बीन एजुकेटेड फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 years इमीडिएटली बिफोर द अप्लाइंग ऑफ अपॉइंटमेंट, और वहाँ पर वो रहता रहा है या वहाँ के उसने मतलब यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में वो रहकर वहाँ पढ़ता रहा है, तो वहाँ का ही उसका डोमिसाइल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल कंसीडर नहीं किया जाता तो आपका डोमिसाइल वहाँ का, जहाँ मतलब आप जहाँ पर पढ़ते रहे हो और जहाँ पर आप रहते रहे हो 3 साल से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स कहीं अलहदा रहते हैं और आप किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ते हो तो आपका डोमिसाइल वहाँ का बन सकता है। मतलब आप किसी भी शहर में जाके पढ़ते रहे हो और आप 3 साल से वहाँ पर रह रहे हो, कॉलेज भी आपने वहीं पर तालीम मतलब हासिल की और यूनिवर्सिटी में भी वहीं पर पढ़े हो, तो 4-5 साल तो आपको वहाँ पर रहते हुए हो गए। तो अगर आप वो वाली डिग्रीज शो करो
तो आपका डोमिसाइल भी वही का बन सकता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसका नंबर 2 है द डिसीजन अबव में प्लीज बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न्ड फॉर गाइडेंस इन फ्यूचर। यानी जो डिसीजन है ये मतलब सबके लिए इन फ्यूचर में जो गाइडेंस है उसके लिए मतलब ये डिसीजंस दिए गए हैं। इसमें आगे एक दो पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आप के मतलब फायदे के लिए हैं, तो मैं वो आगे डिस्कस कर देती हूँ। मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स डिटर्मिनेशन ऑफ डोमिसाइल। अब मैरिड है, फीमेल कैंडिडेट है, उसके डोमिसाइल का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा। यानी आप मेल्स का तो आपने कह दिया कि जहाँ का फादर का डोमिसाइल होएगा वहीं का ही रेजिडेंट आपको माना जाएगा, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अब पैदा कहीं पर हुई हैं, रही कहीं पर हैं, अब उनकी शादी कहीं और हो गई है, तो अभी उनका किस तरह से डोमिसाइल कंसिडर किया जाएगा, ये क्वेश्चन है एक। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द डिसीजंस कंटेन्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 2/2/67-DV dated the 26th August 1968, the domicile of a candidate is to be determined on the basis of a domicile of his or her parents, and if the parents of a migrant candidate have not migrated to Pakistan, on the basis of his or her own residence and education in the province in which he or she is domiciled। ठीक है, ये बिल्कुल मेल्स वाला है कि जहाँ का उनका पेरेंट्स का डोमिसाइल होगा वही उसका डोमिसाइल कंसीडर किया जाएगा। और इन केस अगर वो माइग्रेंट है, मतलब वो माइग्रेट करके आई है किसी दूसरी जगह से, तो वो मेल हो या फीमेल, वो जहाँ पर वो रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन ली है, तो वहाँ उस जगह का उनका डोमिसाइल बन जाएगा। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल की कोई मतलब वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मेल होना है या फीमेल होना है। मेल और फीमेल दोनों का इसी तरह से जहां पर भी उन्होंने तालीम हासिल की है वहां का उनका डोमिसाइल बन जाएगा। अ क्वेश्चन हैज अरिजन whether a female married candidate can be considered to have the same domicile as that of her husband. The matter has been considered and it has been decided that the domicile of a married female candidate may be accepted to be the same as that of her husband for the purpose of डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही हो तो ये फीमेल को वैसे बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही हो तो फिर उनका जो हस्बैंड का डोमिसाइल है वही डोमिसाइल जो वाइफ का है वो कंसिडर किया जा सकता है। मतलब जो वाइफ है वो इससे फ़ायदा उठा सकती है कि उनके हस्बैंड का डोमिसाइल कहाँ का है। ठीक है, तो जो हस्बैंड का डोमिसाइल होगा तो वही वाइफ का डोमिसाइल भी कंसिडर किया जा सकता है। राइट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो डिस्कस कर लेते हैं। चेंज ऑफ डोमिसाइल आफ्टर एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस। यानी जो क्या डोमिसाइल हम चेंज कर सकते हैं जब हम एंटर हो जाते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, तब। A question has arisen whether a person who entered into government service on the basis of domicile of a particular province, region of Pakistan, can subsequently change his domicile during his service. As a citizen of Pakistan, a government servant can change his domicile according to the law and the rules made thereunder. ठीक है, यानी जो ये लिखा हुआ है कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप बिल्कुल अपना जो डोमिसाइल है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रूल्स जो है उनके अकॉर्डिंगली अपना डोमिसाइल आप चेंज कर सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप गवर्नमेंट सर्विस में आ गए हैं और आपने कोई डोमिसाइल शो किया है कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ और आप उस कोटा के अगेंस्ट जो है वो अपॉइंट हो गए हैं गवर्नमेंट सर्विस में, तो क्या आप उसके बाद अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं? तो इसका जवाब आगे देखते हैं। इट हैज हाउएवर बीन डिसाइडेड दैट द डोमिसाइल ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट as declared by him and accepted by government at the time of entry into government service should be treated as final throughout his service career, and no subsequent change in his domicile should be recognized for the purpose of terms and conditions of his service, including his allocation and liability to transfer। ठीक है, यानी ये इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि एक दफ़ा आप गवर्नमेंट सर्विस में एंटर हो जाते हो, आप कोई डोमिसाइल शो करते हो कि मैं फलां जगह से बिलोंग करता हूँ, तो उसके बाद
आपका मतलब डोमिसाइल चेंज नहीं किया जाएगा थ्रू आउट योर करियर, ठीक है, थ्रू आउट योर सर्विस, वो वही रहेगा और आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वंस यू एंटर्ड इन द सर्विस इट इज़ फुल एंड फाइनल, मतलब एक दफ़ा आप सर्विस में एंटर हो गए तो फिर आपका वो फुल एंड फाइनल कंसिडर किया जाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे इंशाल्लाह फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।